आज की तारीख में पूरी दुनिया में सिर्फ 9 ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और वो न्यूक्लियर पावर्स कहलाती हैं। अब इन कंट्रीज में शामिल है रशिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, इंडिया और इजराइल। ऑल्थो इजराइल इस बात को ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करता, लेकिन उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब समझने वाली बात यह है कि हालिया वक्त को देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ये नंबर 9 से 10 होने वाला है, यानी एक और कंट्री इस लिस्ट में शामिल होने जा रही है और वो कंट्री है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो चलें आज की इस वीडियो में जानते हैं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कि कैसे वो शुरू हुआ, ईरान के पास कहाँ से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आई, ईरान क्यों न्यूक्लियर वेपन बना रहा है और क्या होगा कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने में कामयाब हो गया। चलें जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नाम फैजान रजा मारफानी है और आज की इस वीडियो में मैं आपका होस्ट हूँ। ये सब शुरू होता है 1953 में, जब अमेरिका एटम्स फॉर पीस के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च करता है। अब 1945 में जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुए थे, जो हिरोशिमा पर बॉम्ब गिराए गए थे, इसके बाद बहुत से लोगों का, बहुत सी कंट्रीज का ये मानना था कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी काफ़ी इनह्यूमन है, इंसानियत के खिलाफ है, दुनिया के लिए बहुत बड़ा डेंजर है। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ थी और है, क्योंकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ बॉम्ब बनाने के लिए नहीं बल्कि काफ़ी दूसरी चीज़ों के लिए भी किया जा सकता है, अच्छी चीज़ों के लिए। जैसे आप इससे एनर्जी प्रोडक्शन कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मेडिकल इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इस रॉन्ग इम्प्रेशन का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि लोगों के साथ और कंट्रीज़ के साथ इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को शेयर नहीं किया जाता था, इसको काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट रखा जाता था। लेकिन इस प्रोग्राम के तहत, एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के तहत ये डिसाइड किया गया कि इस टेक्नोलॉजी को दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी शेयर किया जाएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके और ये जो रॉन्ग इम्प्रेशन है इसे ख़त्म किया जा सके। अब ये बात तो मेक श्योर हो गई कि इस टेक्नोलॉजी को दूसरी कंट्रीज़ के साथ शेयर किया जाएगा, लेकिन ये बात भी तो मेक श्योर करनी ज़रूरी थी कि जिन कंट्रीज़ के साथ इसको शेयर किया जा रहा है वो इसका गलत इस्तेमाल ना करें, यानी वो वेपन्स ना बनाए। अब इस बात को मेक श्योर करने के लिए 2 ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की गई। सबसे पहले 1957 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA इस्टेब्लिश की गई। इसके बाद 1968 में ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन इस्टेब्लिश की गई। अब इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल मकसद यही था कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल होने से रोकना है। जिन कंट्रीज़ के साथ भी ये शेयर किया जाएगा उनकी न्यूक्लियर साइट्स को इंस्पेक्ट करना है कि भाई जो भी काम हो रहा है सही हो रहा है, कोई भी गलत काम नहीं हो रहा है। बहरहाल एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के तहत अमेरिका ने 1968 में रिजा पहलवी की लीडरशिप में ईरान में न्यूक्लियर रिएक्टर बिल्ड किए और उसे इनरिच यूरेनियम दिया। अब ये इनरिचमेंट या ये यूरेनियम क्या है, पहले ये दोनों कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप गौर से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले यूरेनियम समझ लेते हैं। तो देखें, बेसिकली यूरेनियम एक केमिकल एलिमेंट है जिसका इस्तेमाल डिफरेंट पर्पस के लिए किया जाता है। डिपेंड करता है कि उसे कितना ज़्यादा इनरिच किया गया है। आज की तारीख में अगर इसको 3.67% से लेकर 10% तक इनरिच किया गया है तो इसका इस्तेमाल एज अ फ्यूल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। अगर इससे ज़्यादा, अगर 20% तक इनरिच किया गया है तो इसका इस्तेमाल मेडिकल पर्पस के लिए किया जाता है। लेकिन अगर इसको 90% तक इनरिच किया गया है तो फिर इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए किया जाता है। अब जिन कंट्रीज़ के साथ भी ये टेक्नोलॉजी शेयर की गई थी उनके साथ ये मेक श्योर किया गया था कि वो मैक्सिमम 20% से ज़्यादा इनरिचमेंट नहीं करेंगे। अब ये इनरिचमेंट क्या है तो उसको भी समझ लेते हैं। तो बेसिकली ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। इसके अंदर यूरेनियम गैस को इन सेंट्रीफ्यूज सिलेंडर्स में डाला जाता है और बहुत तेज़ी से स्पिन किया जाता है, जिसकी वजह से जो हाई इनरिच यूरेनियम एटम्स जो है U238 वो लो इनरिच यूरेनियम से U235 से सेपरेट हो जाते हैं और ये जो टोटली प्रोसीजर है इसे इनरिचमेंट कहा जाता है। अब डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा इनरिच करना चाहते हैं। अगर आप ज़्यादा इनरिच करना चाहते हैं तो उसे इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी पे हिलाया जाता है। तो ये तो हो गए हमारे कॉन्सेप्ट। अब अगर वापसी अपनी बात की तरफ आए तो 1968 में अमेरिका ने ईरान में न्यूक्लियर रिएक्टर बिल्ड किए। इसके बाद 1968 में रिजा पहलवी ने NPT साइन किया, यानी उन्होंने ये खुली इजाज़त दे दी कि उनकी न्यूक्लियर साइट्स को इंस्पेक्ट किया जा सकता है। फिर थ्रू आउट 1970s हम देखते हैं कि रिजा पहलवी बहुत एग्रेसिवली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। सबसे पहले 1974 में वो एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान इस्टेब्लिश करते हैं और एक मंसूबा बनाते हैं जिसके तहत वो डिसाइड करते हैं कि वो 1994 तक 23,000 मेगावाट एनर्जी जो है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद 1975 में ईरान जर्मनी के साथ ईरान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बूशहर और वहाँ पर 2 प्रेशराइज वाटर रिएक्टर बिल्ड करने की डील करता है। इसके अलावा ईरान जर्मनी, फ्रांस के साथ भी डील करता है इनरिच यूरेनियम की। अब ये सब अच्छा चल रहा होता है, लेकिन फिर 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आ जाती है
जिसकी बाद ईरान से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बन जाता है और रिजा पहलवी को हटाकर आयातुल्लाह खोमेनी आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ईरान की जितनी भी दोस्तियां थी, जितने भी एग्रीमेंट थे वेस्ट के साथ, यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ, सब के सब अपने इख्तिताम पर पहुंचते हैं। अमेरिका ईरान पर सेक्शन लगा देता है, जिसके बाद उसकी हालत काफ़ी दुबली हो जाती है और इसी दौरान ही ईरान इराक वार भी शुरू हो जाती है। लेकिन इन हालात के बावजूद भी ईरानियन लीडरशिप 1981 में अनाउंस करती है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटिन्यू रखेगी, वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी, लेकिन फिर भी उससे कोई हेल्प नहीं मिलती। लेकिन फिर 1983 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ऑफिशियली ईरान की हेल्प करता है न्यूक्लियर फ्यूल बनाने में। लेकिन फिर अमेरिका डायरेक्टली उसके अंदर मुदाखलत करता है, उसको प्रेशराइज करता है और ईरान की मदद करने से रोक देता है। इसके बाद ईरान चाइना से मदद मांगता है, लेकिन US के प्रेशर की वजह से चाइना भी ईरान की कुछ ज़्यादा मदद नहीं कर पाता। अब ये सब चल ही रहा होता है कि ईरान को कंटिन्यूसली एक्यूज किया जा रहा होता है कि भाई वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, 2-3 सालों में वो न्यूक्लियर ताकत बन जाएगा। और इसकी बेसिस पर ईरान पर कंटिन्यूसली सेक्शन लगाए जाते हैं, जिसको देखते हुए ईरान 1992 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को अपनी साइट्स पे बुलाता है इंस्पेक्शन के लिए। और इनकी रिपोर्ट से पता चलता है कि ईरान के यहाँ कोई वेपन्स नहीं बनाए जा रहे, यानी ये कि जो सेक्शंस हैं ये बिला वजह के लगाए गए हैं और इन्हें हटा देना चाहिए। और ये जो इल्ज़ामात हैं इनमें भी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन फिर 1992 में और इसके 2 साल बाद 1994 में अर्जेंटीना में सुसाइड बॉम्बिंग्स की जाती हैं और इन दोनों में जूइश कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। अब अमेरिका और इजराइल इन दोनों बॉम्बिंग्स का इल्ज़ाम जो है वो ईरान पर लगा देता है। इसके मिलिटेंट ग्रुप्स हिजबुल्लाह, हमास, फ़लस्तीन मुजाहिदीन पर लगा देता है। अब पता तो नहीं चलता सही से कि इसके पीछे कौन था, लेकिन 1995 में अमेरिका ईरान को हिजबुल्लाह और दूसरे मिलिटेंट ग्रुप को सपोर्ट करने पर और ज़्यादा सेक्शन लगा देता है। अब ईरान के पास तो कोई चारा नहीं बचा। लेकिन फिर 1995 में ईरान और रशिया के दरमियान एक डील फाइनलाइज हो जाती है। ऑल्सो ये डील तो काफ़ी टाइम से चल रही थी। अब ये डील में रशिया एग्री करता है कि ईरान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बूशहर की कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट करेगा। इसके बाद इल्ज़ामात और सेक्शन का सिलसिला ऐसे ही चल रहा होता है कि 2002 में ईरानियन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे मुजाहिदीन खल्क कहा जाता है, जिसका मकसद ईरान की इस्लामिक गवर्नमेंट को हटाना और उसकी जगह अपने आप को बिठाना है, ईरान की 2 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को एक्सपोज करता है। पहली है नेटेंस और दूसरी है एराक। इसके फ़ौरन बाद ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ईरान को इंस्पेक्शन के लिए कहता है और अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। और तो इनकी जो रिपोर्ट आती है बाद में, उससे ये बात जाहिर हो जाती है कि ईरान कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहा, लेकिन ये जो उसने ये साइट सीक्रेट रखी थी और वहाँ जो इनरिचमेंट फैसिलिटीज़ थी उस पर काफ़ी सवाल उठाए जाते हैं। और फिर 2003 में ईरानियन प्रेसिडेंट मोहम्मद ख़तामी वेस्ट और यूरोप को एक डील देते हैं, जिसमें वो इनसे कहते हैं कि ईरान अपनी इनरिचमेंट को सस्पेंड कर देगा, अपना जितनी भी न्यूक्लियर साइट्स हैं, जितना भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसको टोटली ट्रांसपेरेंट कर देगा। बदले में इसके ऊपर जितनी भी सेक्शंस हैं वो हटा दी जाएँ, इसे सिक्योरिटी एश्योरेंस दिए जाए। अब ये थ्रू आउट 2001 और 2005 तक ये टॉक्स चलती हैं, लेकिन फिर 2005 में महमूद अहमदीनेजाद के प्रेसिडेंट बनने के बाद ये जो टॉक्स होती हैं और ये जो इनरिचमेंट को सस्पेंड करने वाली बात होती है ना, ये टोटली तौर पर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इनका मानना होता है कि भाई ये तो ईरान का हक है और ये इस चीज़ को सस्पेंड नहीं करेगा। इसके बाद पहले अप्रैल 13, 2006 में ये कहते हैं कि वो लोग जो ईरान की न्यूक्लियर साइकिल को देख के गुस्से में आ जाते हैं, उन्हें चाहिए कि वो इस गुस्से में रहें और इसी गुस्से में मर जाए। इस बात के सिर्फ 3 दिन बाद ये एक और अनाउंसमेंट करते हैं और वो अनाउंसमेंट ये होती है कि ईरान ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यूरेनियम इनरिचमेंट करी है खुद से। ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होती है, बहुत बड़ी जीत होती है ईरान के लिए और एट द सेम टाइम बहुत बड़ी हार होती है वेस्ट के लिए, क्योंकि इन्होंने तो ईरान पर हर तरह से सेक्शन लगा दिए थे कि वो कहीं से भी इनरिच यूरेनियम ना पा सके। फिर 2007 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक और रिपोर्ट आती है और उसमें ये क्लियर होता है कि ईरान के यहाँ कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिससे ये बात साबित हो कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। अब इजराइल जो है वो इस रिपोर्ट को अनएक्सेप्टेबल और झूठा कहता है। फिर सितंबर 2009 में ईरान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को इन्फॉर्म करता है कि वो एक और न्यूक्लियर फैसिलिटी बना रहा है फोर्दो पे, जिसे फोर्दो फैसिलिटी कहा जाता है। अब इसमें और नेटेंस फैसिलिटी में ये फ़र्क होता है कि ये अंडरग्राउंड होती है, ये पहाड़ के अंदर होती है, यानी ये कि इसके ऊपर हमला नहीं किया जा सकता। इस पर अमेरिका और इजराइल दोबारा क्रिटिसाइज करते हैं और ईरान कहता है कि भाई ये पीसफुल पर्पज़ के लिए बना रहा है। फिर 2010 में ईरान IAEA को इन्फॉर्म करता है कि वो इस दफ़ा थोड़ा सा 20% इनरिच यूरेनियम प्रोड्यूस करेगा। और अगर आपको पता हो तो 20% इनरिच यूरेनियम जो है वो मेडिकल पर्पज़ के लिए किया जाता है। अब डिस्पाइट इसके कि ईरान इस बात को डिक्लेयर करके कर रहा होता है, इन्फॉर्म करके कर रहा होता है, लेकिन फिर भी इस पर सवाल ये निशान उठते हैं कि भाई ये जो इनरिचमेंट हो रही है ना, ये न्यूक्लियर वेपन के लिए करी जा रही है। जिसके जवाब में ईरान कहता है कि अगर वो चाहे तो वो 80% से भी ज़्यादा इनरिचमेंट कर सकता है, लेकिन वो करेगा नहीं क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है।
लेकिन फिर भी इस बढ़ते हुए कंसर्न्स को रोकने के लिए अमेरिका के कहने पर एक जॉइंट एग्रीमेंट बनाया जाता है ईरान, तुर्की और ब्राज़ील के बीच में, जिसमें ये डिसाइड होता है कि ईरान लो इनरिच यूरेनियम तुर्की को देगा और वो इसके बदले में ईरान को जितनी ज़रूरत है ना मेडिकल पर्पस के लिए, जिसके लिए भी उतना इनरिच यूरेनियम, हाई इनरिच यूरेनियम वो ईरान को दे देगा। अब सब अच्छा चल रहा होता है, लेकिन फिर अमेरिका एक ड्राफ्ट प्रपोज करता है जिसके अंदर वो ईरान पर और ज़्यादा सेक्शंस लगा देता है, जिसके बाद ये जो भी कन्वर्सेशन हो रही होती है, ये जो भी एग्रीमेंट होता है, ये धरा का धरा रह जाता है। फिर 2010 से 2012 के दौरान ईरान में एक तरफ टारगेट किलिंग बढ़ जाती है, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेट दिया जाता है और इसके नतीजे में ईरान के काफ़ी न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो हैं वो मार दिए जाते हैं। और दूसरी तरफ इन सेक्शंस की वजह से ईरान की इकोनॉमी बहुत बुरे हालात से गुजर रही होती है। अब इन मसलों को सॉल्व करने के लिए लेट 2013 में ईरान और PF+5 कंट्रीज यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, रशिया, फ्रांस और जर्मनी के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें ये डिसाइड होता है कि ईरान अपनी इनरिचमेंट जो है वो सिर्फ 5% तक करेगा। फर्दरमोर ये जो इंस्पेक्शन का सिलसिला है इसे और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करेगा, जिसके अगेंस्ट इसके ऊपर जो सेक्शंस हैं वो कम कर दी जाएंगी और एडिशनल सेक्शंस नहीं लगाई जाएंगी। अब ये एग्रीमेंट समवट सक्सेसफुल होता है। एक तरफ ईरान भी इसको इम्प्लीमेंट कर रहा होता है और दूसरी तरफ अमेरिका भी, जिसे देखते हुए 2015 में एक 15 साल का एग्रीमेंट किया जाता है, जिसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन या ईरान डील कहा जाता है। अब वैसे तो ये डील बहुत बड़ी है, लेकिन अगर हम इसको पिन पॉइंट्स में, छोटे छोटे पॉइंट्स में समझें तो सबसे पहला इस डील का मुतालबा होता है कि ईरान जो इनरिचमेंट है वो 3.67% तक करेगा। ईरान का जो यूरेनियम का स्टॉक पाइल है उससे 97% से कम कर देगा, यानी 10,000 से 300 kg पर ले आएगा। फर्दरमोर ये जो इंस्पेक्शन की साइट्स है उसे खुला तौर पे खोल देगा यूनाइटेड नेशन काउंसिल के लिए भी और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के लिए भी। फर्दरमोर ये कि ईरान की जो ये सेंट्रीफ्यूज सिलेंडर्स हैं उससे वो 20,000 से 5,000 पे कर देगा, जिसके जवाब में अमेरिका ईरान पर जितनी भी सेक्शंस हैं उसे हटा देगा, जिसकी वजह से ईरान इंटरनेशनल मार्केट में फ्रीली ट्रेड कर सकेगा। अब ये डील भी अच्छी चल रही थी और 2017 की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इस डील में जो भी चीज़ें कही गई थी उसे इम्प्लीमेंट कर रहा था। लेकिन फिर 2017 में डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद हालात बदलने लगते हैं और इजराइल का प्रेशर जो है वो बढ़ता रहता है। सबसे पहले तो 31 जनवरी 2018 में इजराइल की इंटेलिजेंस मोसाद जो है वो रात के अंधेरे में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे घुसती है। वहाँ से 50,000 पेजेस और 168 मेमो डिस्क जो है जिसमें आपकी वीडियो शामिल है उससे वहाँ से चोरी करती है। इसके बाद लेट अप्रैल 2018 में इजरायली प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं और उन्हें फोर्स करते हैं कि वो इस डील से विड्रॉल करें, क्योंकि ये जो चोरी का माल होता है, ये जो उन्होंने वहाँ से चोरी किया होता है, इससे ये साबित किया जा रहा होता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। अब ये बात तो क्लियर नहीं है कि ये वही चोरी का माल है जो वहाँ से चोरी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी सबके मना करने के बावजूद, यूरोपियन कंट्रीज के मना करने के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप मई 2018 में इस डील से विड्रॉल कर लेते हैं और ईरान पर दोबारा सेक्शंस लगा देते हैं। अब ईरान के लिए इस डील को फॉलो करने का सबसे बड़ा रीज़न ही ये था कि उसे सेक्शन से रिलीफ मिले। अब अमेरिका के इस स्टेप के बाद ईरान को इस डील से कोई फ़ायदा नहीं था, लेकिन फिर भी ईरानियन प्रेसिडेंट अली खमीनी यूरोपियन कंट्रीज से कहते हैं कि अगर वो चाहते हैं कि इस डील को कंटिन्यू रखा जाए तो वो US सेक्शंस और प्रेशर के बावजूद भी ईरान से ट्रेड करें। लेकिन ऐसा होता नहीं है और हम देखते हैं कि थ्रू आउट 2019 ईरान कंटिन्यूसली ये वार्न कर रहा होता है कि वो इस डील को तोड़ देगा। इसमें जो जो चीज़ें साइन की गई थी, जैसे कि स्टॉक पाइल है, आपकी इनरिचमेंट है, ये सब जो है वो सब ख़त्म कर देगा। लेकिन फिर 2020 में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर एक एयर स्ट्राइक कंडक्ट करी जाती है, जिसमें ईरान के हीरो कासिम सुलेमानी को मार दिया जाता है और ये सिलसिला यहीं रुकता नहीं है। इसके बाद मिडिल 2020 में हम देखते हैं कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स जो हैं वहाँ धमाके किए जाते हैं, जिसमें ईरान की नेटेंस फैसिलिटी, एडवांस सेंट्रीफ्यूज जो हैं वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज होते आते हैं। और इसके बाद लेट 2020 में ईरान के बहुत बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फ़खरीज़ादे पर हमला किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अब ये कोई आम आदमी या आम साइंटिस्ट नहीं थे, बल्कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बैकबोन थे और इजराइल की इंटेलिजेंस मोसाद के नंबर 1 टारगेट थे। फिर साल बदलता है और ईरान का एटीट्यूड भी बदल जाता है। ईरान जो पिछले 1-2 सालों से बातों से समझा रहा होता है वो टोटली जो है एक्शंस पर आ जाता है। फेब 2021 की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान यूरेनियम मेटल बना रहा होता है। अब ये जो यूरेनियम मेटल जो है इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए भी किया जाता है। इसके बाद इनकी एक और रिपोर्ट आती है जिससे ये बात वाज़ेह की जाती है कि ये जो सारे हमले किए हैं इसके जवाब में ईरान ने 60% इनरिच यूरेनियम जो है वो प्रोड्यूस किया है।
अब अगर हम हालिया वक्त को देखें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को सिर्फ 6 हफ्ते लगेंगे वो मटेरियल बनाने में जो रिक्वायर्ड है न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए। और अगर अभी सिर्फ पिछले 2 हफ्ते की बात करें तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन और इजरायली प्रेसिडेंट याइर लैपिड मिले और इस मुलाकात में ये डिसाइड किया गया है, ये बात कही गई है कि ये दोनों मिलकर हर वो कोशिश करेंगे जिससे ईरान को रोका जाए न्यूक्लियर वेपन बनाने से। अब ये जो हर वो कोशिश करने की बात है ना, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो चलें समझते हैं इस खतरे को, लेकिन पहले जान लेते हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन क्यों बना रहा है। तो देखें, अगर हम तारीख उठाकर देखें ना, तो न्यूक्लियर वेपन ये सोचकर या फिर इसलिए नहीं बनाए जाते कि कल को कोई जंग हो तो इसे चलाया जाएगा, बल्कि इसलिए बनाए जाते हैं कि कल को कोई जंग ही ना हो, और अगर कोई जंग हो तो एक्सट्रीम लेवल पे ना पहुंचे। जैसे कि 1964 में चाइना ने न्यूक्लियर वेपन बनाए, जिसको देखते हुए उसके राइवलरी इंडिया ने भी 1974 में बनाया, क्योंकि उससे क्या चाइना से डरता। इसको देखते हुए पाकिस्तान ने 1998 में न्यूक्लियर वेपन बनाए, क्योंकि इसको क्या है इंडिया से डरता। तो देखें, बेसिकली न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी नेशनल सिक्योरिटी को, आपकी नेशनल टेरिटरी को। और अगर हम ईरान को देखें तो उसे तो अमेरिका से भी डर है और इजराइल से भी डर है, और इन दोनों कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब फाइनली अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया या न्यूक्लियर वेपन बनाने में कामयाब हो गया तो फिर क्या होगा? तो अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बना तो ये सबसे पहले बहुत बड़ा डेंजर होगा इजराइल के लिए और इसके इलीगल ऑक्यूपेशन के लिए। ये जो इसने फ़लस्तीन पर इतना ज़्यादा ऑक्यूपेशन किया हुआ है इलीगल, इसके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ईरान ही उन 2-3 बची कुची मुस्लिम कंट्रीज़ में से जो फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो अगर ये दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के आमने सामने आ गई तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मिडिल ईस्ट डीस्टेबलाइज हो जाएगा। और अगर मिडिल ईस्ट डीस्टेबलाइज हुआ तो पूरी दुनिया डीस्टेबलाइज हो जाएगी, क्योंकि एक बड़ी तादाद ऑयल की मिडिल ईस्ट से आती है। दूसरा ये कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बना तो मिडिल ईस्ट में भी वो चीज़ होने के चांसेस हैं जो साउथ ईस्ट एशिया में हुआ था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1964 में चाइना ने न्यूक्लियर वेपन बनाए, इसको देखते हुए 1974 में इंडिया ने बनाए, और फिर इसको देखते हुए 1998 में पाकिस्तान में बनाए। तो अगर हम मिडिल ईस्ट में भी देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा राइवलरीज हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बना तो हो सकता है पॉसिबली ये कंट्रीज़ भी ईरान को फॉलो अप करेंगी, और अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर न्यूक्लियर वार का डर जो है वो पूरी दुनिया पे फैल सकता है। और अगर न्यूक्लियर वार हो गई, जो कि मोर देन अनलाइकली है, लेकिन अगर हुई तो किसी को कुछ मिलेगा नहीं, बल्कि पूरी दुनिया जो है इसकी वजह से तबाह हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और इसी के साथ ही मैं आज की अपनी इस वीडियो को एंड करता हूँ। इन द एंड मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में? क्या ईरान हकीकत में न्यूक्लियर वेपन्स बनाने जा रहा है, या फिर ये सिर्फ प्रेशराइज कर रहा है वेस्ट को ताकि उसके ऊपर से जो सेक्शंस हैं वो हटाई जाए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आने वाले वक्त में भी ऐसी ही वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।